नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। आपको बताएंगे सैफ अली खान के मामले में क्या है पुलिस का बड़ा खुलासा, क्यों फडणवीस के रुख से पंकजा मुंडे को लगा झटका, क्यों अंडे पर मचा है सियासी घमासान और बीजेपी क्यों बोली अब होगी संजय राउत की ठुकाई। इसके अलावा जानेंगे कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन, कौन किसे दे रहा है चुनौती। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। सैफ अली खान मामले में गिरफ्तार आरोपी हमलावर है या नहीं, अब हुआ सबसे बड़ा खुलासा। मेरा वचन ही मेरा शासन है, देवेंद्र फडणवीस के नए रुख से पवार, धनंजय और पंकजा को लगा झटका। शरद पवार की एनसीपी के नेता एकनाथ खड़से ने सीएम फडणवीस से की मुलाकात, क्या बीजेपी में हो रहे हैं शामिल। महाराष्ट्र की सियासत में अंडे पर उबाल, विपक्ष ने सरकार पर साधा निशाना, बच्चों का दिया हवाला। संजय राउत ने एग्जिट पोल के अनुमानों को किया खारिज, प्रमोद तिवारी बोले आप और बीजेपी के खिलाफ जनादेश, बीजेपी बोली अब संजय राउत की होगी ठुकाई। खबरों में सबसे पहले बात सैफ मामले में हुए खुलासे की। एक्टर सैफ अली खान पर हमले के मामले में गिरफ्तार बांग्लादेशी शख्स शरीफुल फकीर ही हमलावर है। दरअसल 5 फरवरी को मुंबई पुलिस ने आर्थर रोड जेल में शिनाख्त परेड की। परेड में चोरी और हमले के आरोपी शरीफुल फकीर को पहचानने के लिए सैफ अली खान के घर के स्टाफ नर्स एलियम्मा फिलिप और आया जूनू पहुंची थी और इसी दौरान दोनों ने कहा कि यही शख्स है, यानी शरीफुल फकीर उस रात घर पहुंचा था और उसने हमला किया था। मुंबई पुलिस के हवाले से ये जानकारी दी गई है। पुलिस अधिकारी की माने तो तहसीलदार और 5 पंचों की मौजूदगी में शिनाख्त परेड हुई। फिलिप इस मामले में मुख्य गवाह हैं क्योंकि आरोपी ने उस पर भी हमला किया था। सैफ अली खान पर सतगुरु शरण बिल्डिंग की 12वीं मंजिल में घुसकर 16 जनवरी की सुबह हमला किया गया था और उसके बाद उन्हें मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उनकी 2 सर्जरी हुई। डॉक्टर्स ने बताया कि उनके शरीर पर 6 चाकू के वार किए गए थे। हमले के 3 दिन बाद आरोपी शरीफुल इस्लाम, शहजाद मोहम्मद और रोहिला अमीन फकीर को थाने से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने कहा है कि शरीफुल फकीर चोरी के इरादे से घर में घुसा था। पुलिस ने पिछले महीने कहा था कि चेहरे की पहचान करने वाले फेशियल आइडेंटिफिकेशन से पुष्टि हुई है कि बांग्लादेशी व्यक्ति का चेहरा सतगुरु शरण बिल्डिंग में लगे सीसीटीवी फुटेज में दिखे व्यक्ति से मेल खाता है। उन्होंने बताया कि शरीफुल ने 16 जनवरी बॉलीवुड स्टार की 12वीं मंजिल के अपार्टमेंट में घुसकर उन पर 6 बार चाकू से वार किया और फिर घटनास्थल से भाग गया। इस मामले को लेकर कई और भी खुलासे किए गए थे, कई दावे किए गए थे, लेकिन अब यह साफ हो गया है कि शरीफुल ने ही सैफ अली खान पर हमला किया था। और खबरों में अब बात फडणवीस के एक्शन की। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने 6 फरवरी को बीड में एक परियोजना का उद्घाटन किया जो बीजेपी विधायक सुरेश धस का ड्रीम प्रोजेक्ट है। खुटेफल पाइपलाइन सुरंग का उद्घाटन किया और बीजेपी विधायक की तारीफ सीएम ने की। मुंडे और सुरेश धस के परिवारों में अनबन है, जिसकी वजह से कई कटाक्ष यानी तंज भी इस दौरान देखे गए। इस दौरान देवेंद्र फडणवीस ने सुरेश धस की तारीफों के पुल बांधे। उन्होंने सुरेश धस को आधुनिक भगीरथ बताया। सीएम के इस बयान से अजीत पवार, धनंजय मुंडे और पंकजा मुंडे को करारा झटका लगा है। मुंडे परिवार के साथ सुरेश धस की चल रही गहमागहमी का असर इस कार्यक्रम में भी देखने को मिला। कार्यक्रम में पंकजा और धस ने एक दूसरे पर इनडायरेक्टली काफी तंज कसे। सरपंच संतोष देशमुख की हत्या के मामले में मंत्री धनंजय मुंडे के करीबी वाल्मीकि कराट की गिरफ्तारी में सुरेश धस की बड़ी भूमिका है और धस इस प्रकरण में धनंजय के साथ साथ पंकजा का भी नाम लेकर उनकी सीधी आलोचना करते रहे हैं। इसलिए पंकजा मुंडे कार्यक्रम में आने पर लोगों में असमंजस में थे कि वो कार्यक्रम में कैसे आ गई। पंकजा मुंडे ने फडणवीस को लक्ष्य बनाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के तौर पर यह हर युवा आपको बाहुबली कहता है। आप हमसे बड़े हैं, आप हमारे मंत्रिमंडल के प्रमुख हैं, मैं आपका सम्मान करती हूँ, मैं आपके प्रति स्नेह की भावना महसूस करती हूँ क्योंकि कुछ साल पहले यहाँ के लोग मुझे शिवगामी कहते थे। सुरेश धस, मैं आपकी ही तरह फिल्मी अंदाज में शिवगामी का डायलॉग बोल रही हूँ, मेरा वचन ही मेरा शासन है। बीजेपी विधायक सुरेश धस ने भी इसको लेकर कहा, 2019 से ही मुझे मारने की साजिश चल रही थी, लेकिन आप हमेशा मेरे साथ खड़े रहे। रात में पुलिस का हमारे घर में आना मैंने बर्दाश्त किया। मैंने कॉलेज में दीवार फिल्म देखी थी जिसमें शशि कपूर कहते हैं कि मेरे पास माँ है,
मेरी दूसरी माँ जीवित है, मैंने उनका नाम नहीं छिपाया। मुझे मंत्री पद नहीं चाहिए, मुझे पालक मंत्री पद नहीं चाहिए, बस मुझे 7.50 टीएमसी पानी दे दो। लोग मुझसे पूछते हैं कि आपके पास क्या है, मैं कहता हूं कि मेरे पास देवेंद्र फडणवीस का आशीर्वाद है। यानी इस पूरे कार्यक्रम में यहाँ पर सुरेश धस और पंकजा मुंडे परिवार के बीच की जो अनबन है, वो जो टकराव है, वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा था। जबकि सीएम फडणवीस भी मंच पर मौजूद थे, जिन्होंने बीजेपी जो विधायक हैं सुरेश धस की, उनकी जमकर तारीफ की। तो वहीं उनकी ये जो तारीफ थी वो पंकजा मुंडे को नागवार गुजरी। खबरों में आगे का रुख करते हैं। शरद पवार गुट के नेता एकनाथ खड़से ने बुधवार को साफ किया कि सीएम देवेंद्र फडणवीस से उनकी मुलाकात उनके गृह जिले जालंगा में लंबित परियोजनाओं को लेकर हुई थी। बीजेपी के पूर्व सदस्य खड़से ने जोर देकर कहा है कि बीजेपी में उनके दोबारा जाने को लेकर कोई चर्चा नहीं है। यह मुलाकात मंगलवार रात दक्षिण मुंबई में फडणवीस के आधिकारिक आवास सागर में हुई। महाविकास आघाड़ी के विपक्षी दल के सदस्य खड़से ने शरद पवार के एनसीपी को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और फडणवीस से उनकी मुलाकात की किसी भी राजनीतिक अर्थ को यहां पर उन्होंने पूरी तरह से खारिज कर दिया, क्योंकि उनकी ये मुलाकात ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। खड़से ने कहा कि बैठक के एजेंडे में कई स्थानीय विकास परियोजनाओं पर चर्चा भी शामिल थी। इन परियोजनाओं में एक सहकारी कपास मिल, मुक्ताबाई मंदिर का निर्माण और जालंगा में अल्पसंख्यकों के लिए एक इंजीनियरिंग कॉलेज शामिल है। उन्होंने जोर देकर कहा कि फडणवीस से उनकी मुलाकात के दौरान ये सभी विषय जो थे उन पर चर्चा की गई। पिछली बीजेपी सरकार में सीनियर मंत्री के रूप में काम कर चुके खड़से ने करीब 4 दशकों के लंबे जुड़ाव के बाद 2020 में बीजेपी छोड़ दी थी। उनके जाने के पीछे पुणे जिले में उनके परिवार से एक विवादास्पद जमीन का एक मामला था, जिसकी वजह से उन्हें बीजेपी छोड़ने पड़ी और 2016 में उन्हें फडणवीस मंत्रिमंडल से इस्तीफा भी देना पड़ा था। एकनाथ खड़से के राजनीतिक सफर में पिछले लोकसभा चुनावों से पहले बीजेपी में लौटने की कोशिश भी शामिल थी, लेकिन ये कोशिश सफल नहीं हो सकी, क्योंकि फडणवीस को इस की वजह बताया जा रहा है उन्होंने यहां पर खड़से को बीजेपी में आने नहीं दिया। इधर नवंबर 2024 के विधानसभा चुनावों के बाद तीसरी बार मुख्यमंत्री पद ग्रहण किया है सीएम फडणवीस ने, और अब ये जो मुलाकात हुई है उसको लेकर ये बताया जा रहा है कि खड़से जो है वो दोबारा बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं। इसलिए सीएम फडणवीस से वो लगातार मुलाकात की कोशिशें कर रहे थे। अब ये मुलाकात हो गई है, लेकिन उन्होंने बीजेपी में जाने की खबरों को खारिज कर दिया है। खबरों में अब बात अंडे पर विपक्ष की सियासत की। सरकारी स्कूलों के बच्चों को अंडा और चीनी नहीं मिलेगा। शालेय पोषण आहार में अंडे और मीठे पदार्थों का फंड बंद कर दिया गया है, जिससे राज्य सरकार में शालेय पोषण आहार में मिलने वाले अंडे और मीठे पदार्थों को बंद करने पर सियासी गहमागहमी तेज हो गई है। सरकार ने आप साफ कर दिया है कि अंडे और चीनी के लिए यहां पर फंड नहीं दिया जाएगा। सरकार के फैसले पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई। उद्धव गुट की शिवसेना के विधायक आदित्य ठाकरे ने फैसले को लोभी नेताओं की नीति बताया। वहीं शरद पवार के एनसीपी के विधायक जितेंद्र आव्हाड ने सरकार की आलोचना की। उन्होंने फैसले को छात्रों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बताया। उनका कहना है कि शालेय पोषण आहार में अंडे और दूसरे पौष्टिक पदार्थ देना छात्रों के विकास के लिए जरूरी था। आपको बता दें कि 7 नवंबर 2023 को राज्य सरकार ने आदेश जारी करके बताया था कि छात्रों को पौष्टिक आहार देने के लिए हफ्ते में 1 दिन अंडा देने का फैसला हुआ है। आदेश में हर अंडे पर 5 रुपए खर्च करने की बात भी कही गई थी। हालांकि अब सरकार ने साफ कर दिया है कि अंडे और चीनी के लिए ज्यादा फंड नहीं मिलेगा और इसकी बजाय जन भागीदारी में जुटाने का जो कोशिश है वो की जाएगी। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत विभिन्न स्कूलों में 1ली से 8वीं कक्षा तक छात्रों को शालेय पोषण आहार दिया जाता है और इस योजना के तहत 1ली से 5वीं कक्षा के छात्रों को वेजिटेबल पुलाव, मसाले भात, मटर पुलाव, मूंग दाल खिचड़ी और चवली खिचड़ी, चना पुलाव, सोयाबीन पुलाव, मसूरी पुलाव जैसे जो वेजिटेबल फूड है वो उनको दिए जाते हैं। लेकिन अब इसमें अंडा शामिल नहीं होगा, जिसको लेकर विपक्ष ने सरकार पर कई सवाल खड़े किए हैं। इन खाद्य पदार्थों को अब अलग अलग दिनों के लिए तय किया गया है और छात्रों को हफ्ते में ये सभी व्यंजन दिए जाएंगे, लेकिन ये वेजिटेरियन होंगे, इसमें अंडा शामिल नहीं होगा, जिसको लेकर विपक्ष फडणवीस सरकार पर सवाल दाग रहा है। और खबरों के आखिर में बात संजय राउत की। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों की भविष्यवाणी करने वाले एग्जिट पोल को खारिज कर दिया है, जिसमें चुनाव से पहले सर्वे और वास्तविक नतीजों के बीच पिछली गड़बड़ियों का हवाला दिया गया है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा, एग्जिट पोल आते जाते रहते हैं,
हमने महाराष्ट्र और हरियाणा के एग्जिट पोल भी देखे। ऐसा लग रहा था कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। 8 फरवरी को सुबह 10 बजे चीजें साफ हो जाएंगी। एग्जिट पोल ने पहले महाराष्ट्र में कहा कि महाविकास आघाड़ी और हरियाणा में कांग्रेस की जीत का अनुमान लगाया था, फिर अंतिम नतीजे जब आए वो अलग थे। आम आदमी पार्टी सत्ता में आएगी जबकि बीजेपी नहीं जीतेगी। अंतिम फैसला 8 फरवरी को आएगा। संजय राउत ने जिस तरह से केजरीवाल की जीत का दावा किया है, उसके बाद बीजेपी नेता भड़क गए हैं। दिल्ली बीजेपी ने कहा है कि संजय राउत के बयान की कोई अहमियत नहीं है, वो हमेशा इसी तरह की बकवास करते हैं और अपनी इसी बकवास के लिए संजय राउत की ठिकाई होना जरूरी है। यानी यहाँ पर उनकी कुटाई की बात की जा रही है, क्योंकि संजय राउत को लेकर बीजेपी में एक धड़ा जो है वो काफी नाराज है और उनके बयानों पर लगातार वो कह रहे हैं कि इन बयानों पर अब प्रतिक्रिया देना भी फिजूल है। इधर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में जनादेश आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों के खिलाफ होगा, क्योंकि वो वायु प्रदूषण और यमुना नदी के हालात जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित करने में पूरी तरह से नाकामयाब रहे। प्रमोद तिवारी ने एग्जिट पोल को खारिज करते हुए कहा कि बीजेपी के लिए अनुकूल नतीजे की भविष्यवाणी की जा सकती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी बेहतर प्रदर्शन करेगी। इसके साथ ही उन्होंने एग्जिट पोल कहा कि जो दिखा रहे हैं हम उस पर भरोसा नहीं करते, हमें भरोसा है कि कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करेगी क्योंकि जनादेश दोनों पार्टियों यानी आम आदमी पार्टी और बीजेपी के खिलाफ होगा, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर जो वायु प्रदूषण दिल्ली का है उसको लेकर काम नहीं किया है और ये बड़ा मुद्दा है, ये कांग्रेस का मानना है। अब नतीजे ही 8 फरवरी को जब आएंगे तब पता चल जाएगा कि कौन दिल्ली की सत्ता पर काबिज हो रहा है। और इसी के साथ महाराष्ट्र फाइल्स में खबरों का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।